हेलो बच्चों, तो अब आप देखेंगे 346XS जो आपका सेट चल रहा है उसका खंड से। इस खंड से में 4 क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हें सोल्व करेंगे। इसका 346XS का खंड से का क्वेश्चन 3 का क पार्ट देखेंगे। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ। कैसा प्रत्यावर्ती परिपथ? प्रेरकीय, मतलब जिसमें केवल प्रेरक जुड़ा हो। ठीक है, ऐसे ये प्रत्यावर्ती परिपथ का ये साइन होता है और इसमें आप कौन लगा दें? प्रेरकीय, मतलब प्रेरक लगा दो, प्रेरण कुंडली। ये प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ हो गया। ठीक है, प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है? अर्थात ये पूछ रहा है कि धारा वोल्टेज से कितने कोण पर अग्रगामी होती है या कितने कोण पर पश्चगामी होती है। तो मैंने बताया था आपको, अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली L जुड़ी हो तो उस परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री बाद में अधिकतम होगी। ठीक है, इसका मैंने ग्राफ बनवाया था। ओनली L वाले सर्किट में यदि AC में, AC मतलब अल्टरनेटिंग सर्किट प्रत्यावर्ती परिपथ में कौन केवल L जुड़ा हो, L जुड़ा हो, तब धारा मतलब I वोल्टेज से 90 डिग्री कैसी होती है बच्चों? पश्चगामी। पश्चगामी मतलब पीछे चलती है, पश्चगामी होती है। अर्थात धारा वोल्टेज के कितने डिग्री बाद? 90 डिग्री बाद अधिकतम मान प्राप्त करेगी। इसका अगर हम ग्राफ खींचें कला कोण के साथ वोल्टेज और धारा का, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं y अक्ष पर वोल्टेज और धारा, और यहां लिख लेते हैं हम कला कोण फाई। फाई मतलब कला कोण, और ये वोल्टेज और धारा हमने y अक्ष पर ली। तो जब वोल्टेज का समीकरण, वोल्टेज का जो तरंग रूप है वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये वोल्टेज का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तरंग रूप हो गया। अब इसमें एंगल ऐसे लिखेंगे बच्चों, यहां वोल्टेज अधिकतम मान प्राप्त करेगी V0 प्लस V0, यहां पर वोल्टेज अधिकतम मान प्राप्त करेगी माइनस V0, है ना, y अक्ष की ऋण दिशा में, और कला कोण 0 डिग्री, और यहां पर 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई की फॉर्म में लिखा जाता है, पाई/2। यहां पर बच्चों 180 डिग्री मतलब 1 पाई, और यहां पर बेटा कितना होगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब 3 पाई/2, और यहां पर बेटा 360 मतलब 2 पाई। समझ गए आप? यहां पर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री घूम गई, यहां से यहां तक आने में 90 डिग्री घूम गई, फिर ये 180 का मतलब पाई, और फिर यहां पर गई तो 270 मतलब 3 पाई/2, क्योंकि एक पाई में 180 होते हैं, तो 180 की 3 में गुणा करो 540 और बटे में 2 तो 270 डिग्री, और 2 पाई 360 डिग्री। तो यहां से यहां तक ये इसका जो कोणीय विस्थापन हो रहा है वो 360 डिग्री, ये वोल्टेज का हो गया। अब इसमें अगर धारा का, इसके साथ ही हमें वोल्टेज और धारा का जो है ग्राफ खींचना है, तरंग रूप दर्शाना है, तो ये वोल्टेज का तरंग रूप हो गया कला कोण के साथ। अब धारा का देखिए, मैंने क्या बताया? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। पश्चगामी मतलब नीचे से चलाइए, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी। पश्चगामी मतलब पीछे, अर्थात नीचे से चलाएंगे इसको। यहां से देखिए ऐसे जब ये मैक्सिमम मान प्राप्त करा वोल्टेज ने, जिस समय वोल्टेज को आप देखो पाई/2 पर ये मैक्सिमम मान प्राप्त किया, उस समय जो धारा है, धारा ये नीचे से 90 डिग्री माइनस से चली, नीचे से चली, है ना, पीछे है इससे। और ये जो है जब वोल्टेज यहां पर आई, 0 पर आई, मतलब पाई एंगल पर 0 है, उस समय धारा मैक्सिमम मान प्राप्त करेगी। फिर इसके बाद ये देखिए यहां पर ये, फिर यहां पर धारा 0 पर आ गई, फिर यहां पर मैक्सिमम मान प्राप्त करेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धारा जो है वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे चल रही है? 90 डिग्री पीछे चल रही है। यहां से देख लो आप भाई, यहां पे वोल्टेज ने मैक्सिमम मान प्राप्त किया, ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान है, और यहां पर धारा ने मैक्सिमम मान प्राप्त किया, ये धारा ने मैक्सिमम मान प्राप्त किया। तो अब आप देखो कितने डिग्री के बाद प्राप्त किया धारा ने मैक्सिमम मान प्राप्त? इससे अंतर 90 डिग्री बाद, अर्थात पाई/2। तो अर्थात हमें पता चल रहा है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री
पश्चगामी होती है। तो एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है? तो आप क्या लिखोगे, कितना होता है? 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसका ये ग्राफ बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसकी समीकरण भी लिख सकते हैं। समीकरण वोल्टेज का समीकरण क्या होता है बेटे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V = V0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? V = V0 sin ओमेगा टी। अभी बताया धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, अर्थात धारा का हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा इससे 90 डिग्री पश्चगामी, तो I बराबर 90 डिग्री माइनस कर दो, I बराबर I0 sin ओमेगा टी माइनस कर देंगे इसमें से 90 डिग्री मतलब π/2। ये धारा का समीकरण होगा। तो ऐसे परिपथ जिनमें केवल L जुड़ा हो उनके लिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। इसी में अगर बच्चों ये कहता एक संधारित्र प्रत्यावर्ती परिपथ, मतलब जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो, C जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो, तो उसमें क्या होता है? यहां पर प्लस का साइन आ जाता है बस, अर्थात वहां पर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है, अगर केवल C जुड़ा है तो 90 डिग्री अग्रगामी, केवल L जुड़ा है तो 90 डिग्री पश्चगामी, और केवल R जुड़ा है तो दोनों साथ साथ मैक्सिमम और साथ साथ मिनिमम होंगे, अर्थात धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे अगर R जुड़ा है। तो मैंने तीनों स्थितियां बता दी। अगर किसी परिपथ में केवल R जुड़ा है तो V और I समान कला में होंगे। अगर किसी परिपथ में केवल C जुड़ा है, C मतलब कैपेसिटर संधारित्र, तो उस परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगी, ऊपर चलेगी धारा 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम मान प्राप्त कर लेगी। अगर किसी परिपथ में केवल L प्रेरक जुड़ा है तो उस परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, नीचे से चलेगी 90 डिग्री नीचे से। ठीक है, तो इसका जो समीकरण बनेगा वोल्टेज का V बराबर V0 sin ओमेगा टी। यहां पर V0 होता है वोल्टेज का शिखर मान, ओमेगा होता है कोणीय आवर्ती, और धारा का होगा I बराबर I0 sin ओमेगा टी, और इसमें से माइनस कर दो आप 90 डिग्री। ये धारा का समीकरण हो गया। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपके यहां तक ये समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखो। तो बेटा प्रेरण प्रतिघात तीन तरह के घात, प्रेरण प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात और नेट प्रतिघात। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात को आप लिखते हैं XL, प्रेरण प्रतिघात को कैसे लिखते हैं? XL। एक होता है धारितीय प्रतिघात, उसको लिखते हैं XC, है ना। प्रेरण प्रतिघात XL, धारितीय प्रतिघात XC, और XL का फॉर्मूला होता है XL बराबर ओमेगा L, और बेटा यूनिट होती है इसकी ओम। मात्रक क्या होता है? ओम। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट। ये आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे कर आओगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब ख पार्ट देखिए। तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे रखा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोटान की ऊर्जा प्लांक ने बताई थी, E बराबर होती है H इंटू न्यू, है ना, मात्रक होता है जूल। ये फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। अब बेटा यहाँ पे H होता है प्लांक नियतांक और न्यू होता है आवर्ती। अगर आवर्ती सवाल में दी है तो एज इट इज रख देंगे, परंतु यहाँ क्या दिया है? तरंग दैर्ध्य, तो न्यू को खोलो। न्यू बराबर, कल भी बताया था मैंने, न्यू बराबर होता है C/λ, न्यू इक्वल टू C/λ। तो खोलो, तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र E = hc/λ। अब इसमें मान रख लो बेटे, E = h का मान, प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34, ये h का मान होता है 6.6 × 10⁻34, और C प्लांक प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा वो रखो जो दिया है 5 × 10⁻⁻7। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 होता है, C प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ये भी होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻⁷। तो ये हो जाएगा बच्चों फोटान की ऊर्जा E = मल्टीप्लाई करो, 3 × 18 = 8, 3 × 18 = 19, 19.8 गुना पावर। देखिए अब कितनी हो जाएंगी, ये जो -7 है इनको आप ऊपर ले जाइए, ऊपर जाके ये +7 हो जाएंगी। 8 और 7 15 प्लस के, और 34 माइनस के, तो ये बचेंगे हमारी 10⁻⁻19 और अपॉन में 5।
ठीक है, अब भाग दे दो बच्चों, 5 तिये 15, कितने बचे 4, पॉइंट लगाएंगे, है ना, 48, 5 निम्न 45, 3 बचे और 5 छंग 30। तो ये आ गया बच्चों E इज इक्वल टू 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल में आ गया बेटा। ये किस में आ गया? जूल में। बट हमसे पूछा है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा का मान ईवी में ज्ञात करो, ईवी का में ज्ञात करना है ना। तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो पहले हमने फोटोन की ऊर्जा का सूत्र लगाया, E बराबर hc/λ। hc का मान, h का मान ये होता है, c का मान ये होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, hc का डायरेक्ट मान 19.8 × 10⁻26, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो एक आपकी कैलकुलेशन बचेगी। तो 19.8 × -26 होता, पर ये -7 ऊपर से गए, तो -26 + 7 -19 बचे और अपॉन में 5, इससे भाग दिया, ये आ गया। ये जूल में आया। हमसे पूछ रहा ईवी में, तो ईवी में निकालने के लिए बच्चों ये जो जूल में आया है, इसको आप 3.96 इंटू 10⁻⁹ को 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग कर दो। नाउ इट इज कन्वर्ट इन ईवी। अब ये ईवी में बदल जाएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, एक ईवी में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा के बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल ऊर्जा के बराबर है। तो जूल को ईवी में चेंज करना है। जब जूल को ईवी में चेंज करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻19 से भाग कर दो। तो भाग करने पे क्या बेनिफिट मिला? इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए ये हो जाएगा, भाग देंगे तो E बराबर, डिवाइड करो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगी, ठीक है। या आप इसको यहां से इसको हटाइए, नीचे एक 0 लगाइए, तो ऊपर कितना हो गया? 396 और नीचे कितना हो गया बच्चों? 160, ठीक है। आपने देखा इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाया, ऊपर 2 अंक थे, नीचे 1 अंक था, तो हमने बराबर अंक बनाने के लिए नीचे एक 0 लगा दी। तो अब ऊपर हो गया 396 डिवाइड में 160। अब बेटा 396 को 160 से भाग कर दो, 160 दूने 320, ठीक है बेटे। अब कितना बचा बच्चों? 6 बचा और 9 में से 2 गए, 7 बचा। पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, ठीक है। अब कै बार चलेगी? 16 पंजे 80, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार चल जाएगी। 16 चौका 64, 640 घटाइए बच्चों 0, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 120। पॉइंट लगाओ, 16 सत्ते 112, है ना। 16 सत्ते 112 ज्यादा हो जाएगा, हमें निकालना है, ये है 1200। तो ये चलेगी आपके 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, हाँ तो 7 पे चलेगी। 7 पे 7 0 7 0 0, 7 छिंग 42, 4 2 और 7 एकम 7 और 4 11। तो लगभग कितना आ गया बच्चों? E बराबर 2.47 EV, इतनी ऊर्जा होगी इसकी, ठीक है। इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे दोनों। अब ग और घ देखेंगे बच्चों। बच्चों तीसरे का ग है, यदि प्रिज्म का कोण, इसको लिखते हैं A से, प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तक बोला है मैंने, अपवर्तन नहीं, अपवर्तक कोण भी बोलते हैं इसको, अपवर्तक, ठीक है, कोण। प्रिज्म का कोण कह दो या अपवर्तक कोण कह दो। प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो। किसके बराबर हो बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण के बराबर। ये बराबर है न्यूनतम विचलन कोण। बताओ कैसे लिखते हैं इसको बच्चों? इसको लिखते हैं डेल m, है ना। प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो लगाइए, अपवर्तनांक जो होता है बच्चों, इसको n से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n = sin a + del m/2 अपॉन sin a/2। ये फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक? n = sin a + del m/2 अपॉन sin a/2। तो अब देखिए इसे सोल्व करने के लिए n = sin, अब ध्यान से देखो, इसने कहा है प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, मतलब a और डेल m बराबर है। अर्थात कहने का यह हुआ कि जहां पर डेल m है सूत्र में, उसके स्थान पर आप a भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा n बराबर साइन। ये बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबसे पहला काम सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपके सूत्र याद है तो आप
आधा प्रैक्टिस पेपर, आधा अनसोल्ड पेपर ऐसे ही कर दोगे अगर फॉर्मूले याद हैं आपके। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो साइन ए प्लस डेल एम भी बच्चों ए दिया है, डेल एम और ए दोनों बराबर हैं, और अपॉन में 2 और अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब इसे ऐसे कर दो, n इक्वल टू साइन ए प्लस ए मतलब 2a अपॉन 2 और अपॉन में साइन ए बाई टू। ये ऐसे ही रहने दिया मैंने। देखो बेटे 2 से 2 खत्म, तो कहने का मतलब ये बचा n इक्वल टू ऊपर बचा साइन ए अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों, साइन ए बाई टू। अब इस साइन ए को ओपन करो तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, साइन ए को जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू। बेटा साइन ए का सूत्र होता है ये, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू और अपॉन में साइन ए बाई टू। ठीक है, थोड़ी त्रिकोणमिति जो है इसमें अप्लाई हो रही है। साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई टू इंटू कोस ए बाई टू और अपॉन में साइन ए बाई टू। बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बेटा, n इक्वल टू आ गया 2 कोस ए बाई टू। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा n बराबर 2 कोस ए बाई टू। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए सॉल्यूशन। निम्न तर्क द्वार के लिए निम्न तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन अधूरा है, तर्क द्वार इसमें ऐसे दिया है, यहां पर D की शेप बनी है, फिर D के आगे लड्डू है, लड्डू लगाओ भाई, ये लड्डू हो गया और ये निर्गत हो गया आउटपुट y। ठीक है, यहां पर A है, यहां पर B है। अब इसने कहा है निम्न तर्क द्वार के लिए, ये तर्क द्वार मतलब लॉजिक गेट के लिए निम्न तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बुलियन व्यंजक, इस y का बुलियन व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें इस लॉजिक गेट, मतलब हिंदी में बोलते हैं लॉजिक गेट को तर्क द्वार मतलब लॉजिक गेट, इसकी पहचान करनी है कि ये कौन सा गेट है। तो इसकी पहचान करने के लिए इसको आप तोड़िए। देखो ऐसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ो, पहले D अलग लो भाई, लो जी। अब जो लड्डू होता है, लड्डू आता है नोट में, तो ये नोट के साथ, लड्डू हमेशा नोट के साथ मिलता है। ये कुल मिलाकर ये वाला लॉजिक गेट है ये। ठीक है, इसको जो है इन्होंने शॉर्ट करके बनाया है। अब ये तो है एंड, इसमें इसको बोलते हैं एंड। ऐसे याद रखो DAND एंड। और एक होता है और में क्या होता है, उसमें बस यहां पर चाप होता है, इस टाइप से होता है वो, ये और होता है, मतलब ये ऐसा नहीं होकर यहां पर चाप की शेप होती तो वो होता है और। पर अगर D की शेप है तो समझ जाओ D मतलब एंड। याद करने का तरीका है इसको, ठीक है, ट्रिकली याद करिए, AND एंड में D की शेप बनेगी, तो ये एंड गेट है, D की शेप। और लड्डू किसको मिलता है, लड्डू माने नहीं, लड्डू नहीं चाहिए तो नोट, NOT, लड्डू नहीं चाहिए, नहीं मतलब नोट, तो नोट एंड और ये नोट गेट, ये एंड और नोट। जब इनको हम एंड को नोट पर ऑपरेट करते हैं, एंड प्लस नोट, तो ये बन जाता है बच्चों नैंड। एंड प्लस नोट मतलब नैंड गेट बन जाता है, एन पहले आ जाएगा तो ये बन जाएगा नैंड गेट। ठीक है, बात समझ में आया बच्चों, एंड गेट प्लस नोट गेट मतलब नैंड गेट, एन पहले आ गया इसका नैंड गेट। अब इसका जो बुलियन व्यंजक निकालेंगे हम, मान लीजिए यहां पर A है, ये B है, यहां से इसका आउटपुट आएगा y डैश, फिर y डैश से ये बन जाएगा y, लास्ट में फाइनल y आएगा। तो जब इस पर आप एंड गेट अप्लाई करेंगे, एंड का मतलब होता है गुना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो y डैश हो जाएगा A एंड B पर एंड गेट लगाने पर, है ना, एंड गेट ऑपरेट करो, तो ये हो जाएगा y डैश बराबर A एंड B। ठीक है, y डैश बराबर A गुना B, गुना नहीं बोलते हैं वैसे, इसको एंड बोलते हैं ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एंड बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसको एंड बोलेंगे, गुना नहीं बोलना है, अपने मन में कुछ भी बोल लो। लेकिन जब आप जो है किसी को समझा रहे हैं तो इसको गुना नहीं बोलना, इसको बोलना है क्या, एंड। एंड का मतलब क्रॉस,
तो y डैश इक्वल टू a एंड b, ये आ गया। अब इसके ऊपर ये तो एंड अप्लाई हो गया, अब y डैश के ऊपर y डैश पर नोट गेट अप्लाई करिए। एंड गेट तो ये अप्लाई हो गया, अब इस पर कौन अप्लाई करेंगे, नोट। तो ये हो जाएगा y बराबर, नोट का मतलब नेगेशन ऑफ y डैश, नेगेशन मतलब इसके ऊपर बार लगा दो, बार, नोट मतलब नहीं, नेगेशन, तो y डैश के ऊपर बार लगा दो। इट मींस फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू, सॉरी बुलियन व्यंजक बन जाएगा y इक्वल टू a एंड b का नेगेशन। ये इसका बुलियन व्यंजक आ गया। समझ में आया बेटे? पहले मैंने क्या किया, इसको तोड़ा, एंड लड्डू किसका होता है, नोट का, तो एंड प्लस नोट। फिर हमने क्या किया, दो इनपुट हैं a और b, इनके ऊपर जब आपने आउटपुट निकालेंगे एंड गेट करके, तो सपोज कीजिए y डैश आया, फिर लास्ट में फाइनल नोट गेट लगाने पर y आया। तो ये y के लिए बुलियन व्यंजक पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एंड गेट अप्लाई करो a और b पे, a और b पर एंड गेट अप्लाई करा, तो एंड का मतलब गुणा होता है, क्रॉस होता है, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू a एंड b, इसके बाद आप इस पर नोट गेट अप्लाई करिए, नोट मतलब नेगेशन लगा दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा नेगेशन ऑफ a एंड b। मैं समझता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके घ पार्ट में एक अथवा में और दिया है क्वेश्चन, उसको और देखेंगे। अथवा में बच्चों पूछा है नोर गेट का प्रतीक चिन्ह व सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी बनाइए। ये सवाल है इसके अथवा में, है ना, चाहे तो ये कर दो या नोर गेट का प्रतीक चिन्ह और सत्यता सारणी। तो नोर में क्या है भाई, जैसा एंड नैंड का है ऐसा ही नोर का है, बस यहां पर डी जो है इसकी जगह चाप की शेप आ जाएगी। तो प्रतीक चिन्ह तो ये हो जाएगा बच्चों, प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे बनाएंगे, देखिए ये डी होता है, ये है नैंड गेट, लेकिन हमें नैंड नहीं, हमें बनाना है नोर। तो बस कुछ नहीं करना है, ये यहां पर चाप की शेप बना दो, ये बन गया नोर, है ना, और प्लस नोट मतलब नोर, ये नोर गेट हो गया ए बी। और आउटपुट आएगा बच्चों y इक्वल टू ए और b का नेगेशन, प्लस मतलब और होता है, और अब और के ऊपर क्या लगा दिया, नेगेशन मतलब नोर, तो y इक्वल टू ए प्लस बी तो है और नेगेशन लगा दिया, तो ये बन गया नोर। तो ये बच्चों नोर गेट का प्रतीक चिन्ह हो गया, और इसका बुलियन व्यंजक भी लिख दिया मैंने। बुलियन व्यंजक होगा y इक्वल टू नेगेशन ऑफ ए और बी, नेगेशन ऑफ ए और बी, और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई। देखो y इक्वल टू ए एंड b का नेगेशन, यहां पे y इक्वल टू ए और b का नेगेशन, तो नोर बन गया। अब सारणी बनानी है, तो सत्यता सारणी देखो इसकी ऐसे बनेंगे। सत्यता सारणी के लिए 4 कॉलम बना लेंगे, 4, जो चौथा कॉलम है फाइनल है, इसको डबल बना देना, ठीक है बच्चों। यहां पर लिखा हमने a, यहां लिखा b, अब इसके ऊपर पहले और अप्लाई करो, a और b, ये और है ना, लड्डू नहीं दिया है इसको, अभी और अप्लाई करा। अगर और गेट की आए तो बस यहीं तक छोड़ देनी है, हमें बनानी है और की नहीं बनानी है, हमें बनानी है नोर। तो नोर मतलब इसके ऊपर नेगेशन कर दो, y इक्वल टू नेगेशन ऑफ a और b, ठीक है, नेगेशन ऑफ a और b। अब हमेशा इनपुट जाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये इनपुट होते हैं, ठीक है। इनपुट की ये 4 पंक्तियां हो गई, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब और अप्लाई कीजिए, और में क्या होता है, अगर एक भी 1 है मतलब कुंजी, एक भी कुंजी ऑन है, ये तो मैं आपको जब लॉन्ग में पढ़ाया था, जब भी बताया था कि अगर और गेट अप्लाई कर रहे हैं, एक भी कुंजी ऑन है, एक भी कुंजी ऑन है, तो जो फाइनल जो आपका आउटपुट है वो आपको मिलता है, अर्थात बल्ब जलता है। तो ये तो प्रैक्टिकल में पता चलेगा, फिलहाल में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और में अगर एक भी एक है तो आंसर 1 आएगा। अगर आप एंड गेट कर रहे हैं, अगर दोनों एक हैं तभी 1 आएगा, ठीक है। तो और गेट में एक भी एक है, यहां पे 1 है तो 1 आएगा, यहां पे 1 है 1 आएगा, यहां पे भी 1 है 1 आएगा। बहुत से बच्चे क्या कहेंगे 1 + 1 = 2। अरे बेटा ये जोड़ नहीं हो रहा है, ये और गेट का साइन, और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है उसमें a प्लस b आता है, पर प्लस वहां पर जोड़ नहीं है, और है, और a और b। तो अगर एक भी एक है तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है।
एक 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 आएगा, एक जीरो एक आएगा, जीरो वन वन आएगा और जीरो 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 आएगा, क्योंकि यहां पर एक भी एक नहीं है। अर्थात अगर OR गेट अप्लाई कर रहे हैं, दोनों कुंजी ऑफ है, तभी बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाया था हमने OR गेट का, उसमें याद ध्यान देना है आपको, अगर दोनों कुंजी में से एक भी कुंजी ऑन है तो बल्ब जल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। अगर दोनों कुंजी ऑफ है तो बल्ब ऑफ रहेगा। ठीक है, ऑफ के लिए ये जो जीरो होता है ये ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ मतलब स्विच ऑफ है। ठीक है, और ये जो वन होता है ये ऑन को, ये वहां पर नहीं लिखना है एग्जाम में, ये तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर OR गेट अप्लाई हो रहा है, एक भी कुंजी ऑन है तो बल्ब जलेगा, ऑन होगा। ठीक है, और अगर दोनों कुंजी ऑफ है तो ही बल्ब नहीं जलने का। अब ये OR की हो गई, लेकिन हमसे OR नहीं, हमें बनाना है NOR। NOR मतलब इसका नेगेशन कर दो, नेगेशन मतलब उल्टा, जीरो का उल्टा वन, नेगेशन करा, वन का नेगेशन जीरो जीरो जीरो। तो ये हो गई बच्चों NOR गेट का प्रतीक चिन्ह, NOR गेट की सत्यता सारणी। तो आप चाहो तो तीसरे के घ में ये भी करके आ सकते थे या ये भी, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाते। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके आज अच्छे समझ में आ गए होंगे। कल हम अगला क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।